स्वागत है आपका आज की कक्षा में। और आज पढ़ेंगे हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसा विषय जो आपके वर्तमान परीक्षा के साथ साथ आपकी भविष्य की तैयारी भी कराएगा, और वह है समास। बच्चों, समास पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब हम दो या दो से अधिक पदों के मध्य की विभक्तियों को लुप्त कर देते हैं और उनके स्थान पर एक शब्द लिख देते हैं, तो ऐसा करना समास करना कहलाता है। जैसे कि राजा का पुरुष, 3 शब्द हो गए, लेकिन यदि हम इन तीनों को हटाकर इनकी जगह एक शब्द लिखें, राजपुरुष, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास यानी संक्षेप। आइए देखते हैं कि वास्तव में समास होता कितने प्रकार का है। समास 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। 9th की कक्षा में आप लोगों को इसका संक्षिप्त ज्ञान मेरे द्वारा दिया जा चुका है, किंतु पुनः इसको लेते हुए चलते हैं ताकि आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाए और आपके मन में अच्छे से जो है ये बैठ भी जाए। अव्ययी भाव समास के बाद में आता है कर्म धारय समास, फिर तत्पुरुष समास, इसके बाद में द्वंद्व समास, द्विगु समास। सर्वप्रथम इनको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद एक एक समास का अध्ययन विस्तार से किया जाएगा। और सबसे अंत में आता है बहुव्रीहि समास। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भेद होते हैं समास के। आज की कक्षा में हम अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। क्रमागत रूप से इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तत्पुरुष समास अपने आप में थोड़ा विस्तृत समास है, तो इसको हम अधिक समय देंगे और इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम इन 3 समासों का अध्ययन आज की कक्षा के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास, बच्चों जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसके प्रारंभ में अव्यय हो। समास में जैसा कि मैंने बताया, 2 या 2 से अधिक पदों को संयुक्त करते हैं, संक्षेप करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, तो समास में, हर समास में कोई ना कोई पद प्रधान रहता है, किसी ना किसी पद की प्रधानता रहती है। अव्ययी भाव समास ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता, इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। पूर्व माने पहले वाले पद की, जो शुरू में आता है उसकी प्रधानता रहती है। और एक इसकी खास बात यह है कि पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। ये 2 बातें बस हमें ध्यान रखनी है, सिर्फ 2 बातें। अव्ययी भाव समास बस इन्हीं 2 बातों पर आधारित है। पहली बात पूर्व पद की प्रधानता, और दूसरी बात पूर्व पद अव्यय होता है। अब प्रश्न उठता है कि अव्यय को हम पहचाने कैसे, कौन कौन से शब्द अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए यथा, प्रति, उप,
अधि, निर, ये कुछ इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय की भांति कार्य करते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में ये आपको दिखाई पड़े, यथा दिखाई पड़े, प्रति दिखाई पड़े, उप दिखाई पड़े, अधि दिखाई पड़े, निर दिखाई पड़े, बस आप तुरंत समझ जाइए कि वह अव्ययी भाव समास है। एक और उदाहरण से इसको हम समझते हैं, जैसे कि यथाशक्ति। परीक्षा में बहुतायत पूछा जाता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा का अर्थ होता है के अनुसार। अगर यथाशक्ति आता है तो आप लिखेंगे शक्ति के अनुसार। अगर आता है यथाक्रम, यथाक्रम, तो क्या आ जाएगा? क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। अगर आता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो आप लिखेंगे प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से उपगंगा, उपगंगा यानी कि गंगा के समीप, गंगा के समीप। जहां जहां उप आएगा वहां वहां समीप आएगा। उप कृष्ण आएगा तो कृष्ण के समीप। ऐसे ही प्रत्येक, प्रतिदिन जहां आएगा वहां वहां प्रत्येक करते जाइएगा। प्रत्येक आएगा तो प्रति एक, प्रतिदिन आएगा तो प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से देखिए आप इन सब शब्दों में प्रारंभ में अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों बस इतना ही है अव्ययी भाव समास। जिस शब्द के प्रारंभ में आपको यथा, प्रति, उप, अधि, निर, निर का निर्मक्षकम। अभी लास्ट में मैं आपको एक जो है पीडीएफ टाइप में सेंड कर दूंगी, जिसमें आपको सारे समास, उदाहरण समास के जो है उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था अव्ययी भाव समास। जिसको कोई शंका हो वो निश्चित रूप से व्हाट्सएप पर जब मैं ये वीडियो डालूंगी तो वो नीचे लिखकर पूछ सकता है। और अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर में जो है अपना प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका उत्तर आपको दे सकूं। ठीक है। अव्ययी भाव समास के बाद हमारा दूसरा समास आता है कर्मधारय समास। इधर से भी रेस कर देते हैं। कर्मधारय समास। बच्चों ये वह समास है जिसमें पूर्व पद जो है इसका, पूर्व पद विशेषण एवं अंतिम पद विशेष्य। समास को समझाऊं इससे पहले एक बार यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दूं कि क्या होता है विशेष्य और क्या होता है विशेषण। विशेषण होता है जो आपकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे सुंदर पुरुष, स्त्री, सुंदर स्त्री। तो सुंदर जो हो गई वो विशेषता हो गई पुरुष या स्त्री की। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अगर सुंदर पुरुष है तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पुरुष हो गया विशेष्य और सुंदर क्या हो गया? उसका विशेषण। तो ये होता है विशेषण और विशेष्य। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष्य होता है। पहले पद में विशेषता बताई जाती है और दूसरे पद में वो व्यक्ति होता है या वो वस्तु होती है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण देखेंगे इसको, उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मुख, एक मिनट, घनश्याम इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और ये परीक्षाओं में बहुत आता है। और मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, व्याकरण अभी से अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी आगामी परीक्षाएं जो भविष्य में आप अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं में बैठेंगे, तब तो आपको ये सभी देखने को मिलेंगे उदाहरण। एक खास का उदाहरण है, ये चीजें जो आपकी नींव बन जाएगी, आगे तक आपका काम देगी। घनश्याम, घन बादल, श्याम काला। जो बादल के समान काला है, बादल के समान सांवला है, वो है घनश्याम। तो घन क्या हो गया? विशेषण हो गया। और श्याम क्या हो गया? काला। तो घन के समान काला, या श्याम लिख दीजिए, श्याम।
इसके अलावा नील कमल, नील कमल, कमल क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, नीला कमल, नीला कमल। तो बच्चों यही होता है कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होगा और अंतिम पद विशेष्य। ठीक है, समझ में आया? अभी और उदाहरण मैं नीचे दे दूंगी आपको, ताकि उन उदाहरणों को जो आप हल करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जल्दी से हम लोग। अगला अगला समास जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे द्वंद्व। द्वंद्व समास इसलिए उठाया है बच्चों क्योंकि ये थोड़ा सरल होता है, बहुत आसान होता है, और इसमें जैसा कि मैंने पदों की बात करी थी तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, पहला वाला पद भी और बाद वाला पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण देखिएगा, माता पिता, यानी कि माता और, इसमें और लगता जाता है, दोनों पद चूंकि प्रधान होते हैं, जितना माता का महत्व है उतना पिता का महत्व है, दोनों पद अपने आप में बराबर महत्व वाले हैं, इसलिए माता और पिता। ऐसे ही भाई बहन, तो क्या बन गया? भाई और बहन। रात दिन, तो क्या बन गया आपका इसका? रात और दिन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन, रात दिन, राजा रंक, ये उदाहरण जो है वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगली कक्षा में हम विस्तार से बात करेंगे तत्पुरुष समास की। धन्यवाद।